चलते प्रभु देखिए श्री राम, हमारा यज्ञ तो पूर्ण हो गया। वचन के अनुसार तुम दोनों कुमारों को अयोध्या ले जाकर के महाराज दशरथ जी को सौंप देना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं यज्ञ से संबंधित एक चरित्र और है, उस चरित्र को भी देखो और उसको भी पूर्ण कराओ, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो मिथिला की ओर प्रस्थान किया जाए। आश्रम को तुम देख रहे हो, यहाँ का वृक्ष पत्तों से, फूलों से, फलों से शून्य है। सभी वृक्ष सूखे पड़े हुए हैं, निर्जन स्थान बन चुका है। इस स्थान में एक बड़ा ही सुंदर और रमणीय स्थान था, आश्रम था अतीत में, और यहाँ पर एक चरित्रवान परिवार निवास करता था। अचानक समय बदला, देवताओं के राजा इंद्र की कुदृष्टि इस परिवार पर पड़ी और देखते देखते क्षण मात्र में सब कुछ समाप्त हो गया। ये जो नारी की आकृति में पत्थर की शिला देख रहे हो, ये अतीत में नारी ही थी, प्राण रहित नहीं, सजीव थी। आज श्राप के कारण पत्थर की दिखाई पड़ रही है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर दी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो और
किया जाता है, जो धर्म पारायण नहीं होता है, धर्म के प्रति जिसकी रुचि नहीं होती है, उस राजा का शोध किया जाता है जो नीच नहीं जानता है, नीच के अनुसार राज्य नहीं चलाता है। उस नारी का शोध किया जाता है जो स्वेच्छा चालनी होती है, कुटिल होती है, गृह में कलह उत्पन्न करने वाली होती है। उस शूद्र का शोध किया जाता है जो ब्राह्मणों का अपमान करता है, ज्यादा बोलने वाला होता है और अपने ज्ञान पर अभिमान करता है। महाराज दशरथी किसी भी प्रकार से शोध करने के योग्य नहीं है। महाराज दशरथ ने दोनों बंधुओं के लिए आदेश दिया है, तुम गए हो, अब जाकर राज्य संभालो और पिता के आदेश का पालन करो। स्वागत करता हूँ, तुम्हारा जैसा भाई संसार में न हुआ है और न होगा। चलो राम से मिलने की तैयारी की जाए। नगर में सभी को बता दें जो राम से मिलने के लिए चलना चाहे वो हमारे साथ चल सकते हैं। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के ख्याति लब्ध ऑलराउंडर कलाकार एवं पूर्व लक्ष्मण अभिनेता पंडित विजयकांत त्रिपाठी। पंडित विजयकांत त्रिपाठी ने सर्वप्रथम शास्त्री नगर कानपुर के दशहरा मंच पर सीता का अभिनय किया था। उस समय आपके बड़े भाई स्मृत शेष पंडित कृष्णकांत त्रिपाठी श्री राम का अभिनय करते थे। चूंकि विजयकांत जी की विशेष रुचि लक्ष्मण के अभिनय में थी, अतः आपने तत्कालीन ख्याति लब्ध लक्ष्मण अभिनेता पंडित प्रेम नारायण मिश्र उर्फ छोटे प्रेम की सानिध्यता प्राप्त करके लक्ष्मण का अभिनय सीखना प्रारंभ कर दिया और अगले वर्ष सन 1962 में भरथना इटावा के दशहरा मंच पर लक्ष्मण का अभिनय करने के लिए बुलाए गए। उस समय आपकी आयु 11 या 12 वर्ष के आसपास थी। तब से त्रिपाठी जी के मन में रामलीला ऐसी रची बसी कि बस पूरी तरह से रामलीला के ही हो गए। आज आप कानपुर शैली की रामलीला के एक परिपक्व ऑलराउंडर कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। पंडित विजयकांत त्रिपाठी ने 60 वर्ष की आयु तक लक्ष्मण का अभिनय करते हुए विशिष्ट लक्ष्मण अभिनेता के रूप में अपना एक अलग स्थान बनाया है। लक्ष्मण अभिनेता के रूप में पंडित जी की चर्चा सदैव विद्वान तथा अक्खड़ लक्ष्मण के रूप में होती रही है। आपके अक्खड़पन के कारण कई परशुराम अभिनेताओं ने आपके साथ अभिनय करना बंद कर दिया था। लक्ष्मण अभिनय के अतिरिक्त त्रिपाठी जी ने कई बार श्री राम की भी भूमिका निभाई है और आज आप रामलीला के लगभग सभी पुरुष पात्रों का जीवंत अभिनय करने वाले ख्याति लब्ध रामलीला कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से अयोध्या शोध संस्थान संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में दीपांजलि समाज उत्थान समिति कानपुर द्वारा मेरे निर्देशन में 18 जुलाई 2019 को विमल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हनुमंत विहार नौबस्ता कानपुर में, 19 जुलाई 2019 को RA इंटर कॉलेज बख्तौरीपुरवा कानपुर में एवं 24 नवंबर 2020 को KPY जन सहयोगी इंटर कॉलेज हंसपुरम कानपुर में प्रस्तुत राम वनवास की लीला में पंडित विजयकांत त्रिपाठी ने गुरु वशिष्ठ का तथा 26 नवंबर 2020 को MP इंटर कॉलेज पहाड़पुर कानपुर में प्रस्तुत राम वनवास की लीला में मंत्री सुमंत्र का प्रभावशाली अभिनय किया था। विजयकांत जी मूल रूप से जनपद कानपुर देहात के कहिंजरी ग्राम के निवासी हैं तथा वर्तमान समय में कानपुर शहर के बर्रा विश्व बैंक में अपना आवास बनाए हुए हैं। प्रस्तुत है पंडित विजयकांत त्रिपाठी से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 23 अगस्त 2016 को हुई विस्तृत बातचीत। विजयकांत त्रिपाठी। अब मूल निवास कंजरी कानपुर देहात। वर्तमान कानपुर बर्रा विश्व बैंक।
नंबर क्या है भगवान, पूरा पता बता दें। D 793 बर्रा विश्व बैंक कॉलोनी। अच्छा अच्छा, फोन नंबर एक बार मेरा बोल दीजिए, फोन नंबर। फोन 93 69 52 51 19। अच्छा, रामलीला में कब से आप जुड़े? रामलीला में हम आए हैं सन 67 से। कैसे शुरुआत हुई थी? शुरुआत हमारी हुई है शास्त्री नगर सेंटर पार्क से, पहले वर्ष सीता बने। वहाँ पहुँचे कैसे आप? यहीं रहते थे कि कानपुर? हमारे बड़े भाई साहब राम बनते थे, क्या नाम? कृष्णकांत त्रिपाठी। अच्छा, उनके माध्यम से हम सगे भाई थे आपके? सगे भाई। अच्छा, उनके माध्यम से हम शास्त्री नगर सेंटर पार्क प्रथम वर्ष सीता का अभिनय किया। दूसरे वर्ष लक्ष्मण के अभिनय में हम भरथना गए। अच्छा, बस फिर लक्ष्मण का अभिनय हमारा। किसकी मंडली में थे आप? मंडलियाँ चलती थी उस समय तो? हाँ, मंडली चलती थी। शास्त्री नगर सेंटर पार्क में रमाकांत शुक्ला की मंडली थी। ये मंडली चलाते थे क्या? हाँ। अच्छा, और भरथना गए हैं तो जमुना राम शंकर परमठ वाले, इनके मंडल में गए हैं। अच्छा, तो ये एक दूसरे से जुड़ाव की वजह से सिखाया किसने आपको लक्ष्मण का अभिनय? लक्ष्मण का अभिनय हमको सिखाया है प्रेम नारायण मिश्रा, छोटे प्रेम लक्ष्मण अभिनेता। गुरु हैं आपके? गुरु है। कहाँ रहते हैं? अतीत में तो ये रहते थे नारायण बरोवा में, वहीं हम रहते थे। वर्तमान समय में ये गंगागंज पनकी में रह रहे हैं। अच्छा, इनसे मुलाकात करनी है ना। तो फिर इस तरह से वो पूरे सातों कांड के लक्ष्मण अभिनेता थे आप? हाँ, फिर पूरे प्रारंभ में सातों कांड में ही बनते थे। कितनी उम्र थी उस समय? उस समय हमारी उम्र 11 या 12 साल की थी। 11 साल की उम्र से शुरू कर दिया था आपने। पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई चलती रही थी। पढ़ाई लिखाई हमारी हाई स्कूल फेल। अच्छा, तो आप मतलब रामलीला की वजह से नहीं चल पाई क्या पढ़ाई पे? रामलीला की वजह से क्या, कुछ परिस्थितियां ऐसी थीं कि आगे नहीं पढ़ पाए। तो ये गांव से भाई साहब की वजह से आगे हो गए आप कानपुर? हाँ। अब भाई साहब ने कहाँ सीखा था आपने? ये राम बहादुर पांडे की मंडली में गांव से चले आए थे। अच्छा, राम बहादुर की मंडली गांव जाया करती थी 5 दिन के लिए। तो राम बहादुर की मंडली में ये भागी आए थे घर से। अच्छा, तो फिर ये राम बनने लगे उनके यहाँ। और फिर 5वां पास करके हम कानपुर आए। बड़े भाई साहब भी कानपुर में रहते थे। तो यहाँ पढ़ाई हमारी शुरू हुई 6ठे से। तो हमने यहाँ 8वां पास किया, 9th पास किया, फिर हाई स्कूल में हम फेल हो गए। अच्छा, रामलीला आपकी चालू हो गई जैसे गांव से आ गए? हाँ, चालू हो गई थी। लेकिन तब विदाइयाँ ज़्यादा थी नहीं और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी परिवार के। 8-9 लोगों का परिवार था। तो इस प्रकार से सबसे बड़े थे भाई साहब वो कृष्णकांत? नहीं, उनसे बड़े और श्रीकांत। वो क्या करते थे? वो अन्नपूर्णा बिस्कुट फैक्ट्री में सर्विस। अच्छा, मतलब वो सर्विस करते थे। रामलीला में आप 2 लोग जुड़े थे? 2 लोग जुड़े थे। फिर इसके पीछे आपके और कोई भाई नहीं जुड़े, छोटे वाले? और कोई भाई थे ही नहीं। अच्छा, आपसे छोटे नहीं थे कोई? अच्छा अच्छा, तो इस तरह से मतलब उस समय से आपका ये कार्यक्रम चालू हुआ। और क्या क्या तैयारी की फिर आपने अभिनय के लिए? अब लक्ष्मण का अभिनय करते रहे, इसी बीच में हमने ऑलराउंडरी की भी तैयारी की, मतलब चौमुखे पात्रों की। सारे अभिनय भी करने लगे? फिर धीरे धीरे वो लक्ष्मण का अभिनय भी करते रहे और सभी पात्रों की तैयारी भी करते रहे। अभी लक्ष्मण का अभिनय अभी भी करते हैं? नहीं, अब नहीं करते। कब तक किया लक्ष्मण का अभिनय? आखिरी अभिनय कब किया था? 60 साल की उम्र तक। 60 साल की उम्र तक? हाँ। यानी 11 साल की उम्र से शुरू किया आपने, 60 साल की उम्र तो लगभग 50-49 वर्ष आपने लक्ष्मण का। तो इस बीच में क्या अनुभव रहा उस समय की जो रामलीलाएं होती थी 67 के आसपास की? उस समय रामलीलाएं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग रामलीलाओं से जुड़े थे। रामलीला के पात्र भी ठीक थे। और वर्तमान समय में रामलीला में, अब रामलीला तो रह नहीं गई है। नाच का माहौल ज़्यादा है। कलाकार भी कम से कम 50% कलाकार जो है नशेबाज हो गया है। तो अब रामलीला तब नशेबाजी नहीं होती थी क्या? तब भी तो होती थी नशेबाजी।
नहीं, तब नशेबाजी होती थी तो गुप्त रूप से होती थी, शराबबाजी नहीं होती थी। केवल गांजा चरस का, वो भी पब्लिक से छिपा करके, अंडरग्राउंड होकर के। जी। तो ये पब्लिक में प्रचार प्रसार नहीं था। अब सीधे मंच पर दारू पी करके निकलते हैं लोग। तो आपका जन्म क्या 50 के आसपास का है? हाँ, ऐसे होगा। अब हमारी उम्र 66वीं लगी है। 16 चल रहा है, 50 का होगा जन्म आपका। तो इसका मतलब फिर आप आओ पहले से 67 क्यों, फिर आप इसका मतलब 61-62 से शुरू किया होगा आपने? नहीं, 10-11 साल के थे तो आप 61-62 का ये दौर होगा वो तो। क्योंकि ये जो अवस्थी जी है, सुरेश अवस्थी, इन्होंने 65 में शुरू किया था अभिनय, बाणासुर का। इन्होंने 65 में शुरू किया था, तो हो सकता है हम 61-62 में ही शुरू किया होगा। हाँ। ज़्यादा ध्यान नहीं है, 61-62 में ही शुरू किया होगा। 5वां हमने पास किया है गांव से। हाँ। और उसके बाद हम कानपुर आए हैं, तो 9-10 साल के हो गया। हाँ, और उसी बीच में जो है सीता हमको बनाने के लिए कृष्णकांत ले जाने लगे थे। 2-1 जगह सीता बने। उसके बाद लक्ष्मण की तैयारी हमने प्रेम मिश्रा से तैयारी की, घर से चुपचाप लोगों से अलग होकर के। अच्छा। घर के लोग जान नहीं पाए। और जब हमारी तैयारी हो गई तब हमको लक्ष्मण तो ये भाई साहब की तैयारी में योगदान नहीं था क्या कोई? ना। क्यों? ये नहीं चाहते थे कि मतलब 1-2 बार हमको ले गए तो हमारी जिद में ले गए। वहाँ इन्होंने सीता बना दिया। ये नहीं चाहते थे कि रामलीला में यहाँ में पढ़ रहे हैं तो पढ़ने दें। अच्छा, मतलब उनका ये था कि रामलीला से दूर रहे। अब दिखाने के उद्देश्य से शहर में लीला भाई तो लेवा गए। और वहाँ पर फिर समस्या कोई देखी बंडल मालिकों ने, तो कहा इसको सीता बना दो। तो हमको सीता बना दिया। रुचि आपकी पैदा हो गई, कुछ पैसा वैसा मिल जाता होगा। हाँ, 8 आने मिलते थे सीता में। तो उस समय तो वैल्यू तो थी पैसे की, इस तरह 250-300 रुपये। और पहला दशहरा हमने लक्ष्मण के अभिनय में किया है, तो 11 दिन के 22 रुपये में किया हमने। कहाँ पर? भरथना में। अच्छा, तो फिर वहीं से सिलसिला चालू हुआ। और किस तरह से तैयारी की आपने, फिर कहाँ किसने तैयारी कराई आपको? और तो फिर उमा जी से भी तैयारी भाई, मुन्ना अकेला से तैयारी भाई। यही 2 लोग हमारे जो है आदर्श रहे ज़्यादातर। अच्छा। इनके साथ मतलब आप इनके लोगों के अभिनय देखना, और इनका अभिनय हमको अच्छा लगता था। और मुन्ना अकेला मतलब गीत भी लिखते थे अपने खुद तो के। इनसे, हाँ, इनसे गीत भी लिखाए हमने। और उमा जी का अभिनय जो है मानस से संबंधित होता था, तो उमा जी का भी अभिनय हमको अच्छा लगता था। तो इनके यहाँ अभिनय होते थे, वहाँ अभिनय हम देखने जरूर जाते थे। और अगर कहीं बाहर है अभिनय इनका, तो वहाँ हम अपना विश्वामित्र का पार्ट सेट कर लेते थे। अच्छा। तो उससे हमको 4 पैसे की आमदनी भी हो जाती थी, और उमा जी का अभिनय भी। मतलब सारे अभिनय आप शुरू से कर रहे हैं बहुत दिन से? हाँ, सारे अभिनय लगभग जो है 20 साल की उम्र से हम सारे अभिनय तैयार कर लिए थे। अच्छा। तो अच्छा, उस समय सिद्धत लाल जी के साथ भी बने होंगे आप? हाँ, सिद्धत जी के साथ बने। सिद्धत जी के साथ काफ़ी प्रोग्राम हुए हमारे। क्या अनुभव था उस समय उनके साथ अभिनय करने का आपका? अनुभव क्या, पंडित सिद्धत लाल जी की जो परसामी होती थी वो करुण रस और वीर रस, उनमें दोनों प्रधान थे। विद्वता तो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन करुणा रस और वीर रस ये जो है उनके अभिनय में प्रधान थे। अच्छा। और स्वास्थ्य भी अच्छा था, वाणी भी अच्छी थी। लेकिन परशुरामी को एकदम से एक नया आयाम उन्हीं से मिला। हाँ, नई पहचान, एक कानपुर की रामलीला। हाँ। महेंद्राचल जैसे उन्हीं का प्रारंभ किया हुआ है। नहीं तो पहले प्रशांत सीधे दौड़ते हुए आते थे। ते अवसर सुन सुगन। तो आपके साथ जो परशुराम बने ज्यादातर उनमें दौड़ने वाले भी बने? नहीं, हमारे सामने ऐसा कभी नहीं। सब महेंद्राचल वाले शुरुआत हो गई थी? वो महेंद्राचल की शुरुआत थी जी। क्या अनुभव था उस समय का और आज का दौर? आप रामलीला में क्या अंतर आ गया है, किस तरह का अंतर आ गया है? अब रामलीला लोग देखने ही नहीं चाहते थे। अब तो नौटंकियां हो गई हैं बंद। तो रामलीला के माध्यम से वो दर्शक लोग नौटंकी देख लेते हैं। कल 3 डांसर ले आओ, 4 डांसर ले आओ, लेडीजें ले आओ,
तो उनको रामलीला में ही नौटंकी का आनंद प्राप्त होता है। तो अब रामलीला का महत्व कहाँ ज़्यादा, थोड़ा बहुत लक्ष्मण परशुराम संवाद का महत्व रह गया है, वो भी सवेरे लोग आते हैं देखने। तो अब उस प्रकार के संवाद नहीं होते हैं जो लोगों में रुचि पैदा करें। पहले जो संवाद होते थे वो मानस के आधार पर संवाद होते थे, आगे के प्रसंग नहीं बोल सकते थे। और अब तो ये है कि चित्रकूट का वर्णन, रामेश्वर स्थापना का वर्णन, अब तो पूरी रामायण खंगाल के रख देते हैं लक्ष्मण परशुराम। जो घटनाएं अभी घटी नहीं है उन पर चर्चा होने लगती है। तो वो तो इसका तो उत्तर ये दिया जाता है कि रामायण तो बहुत पहले हो चुकी है, रामायण सतकोट बार हम पिछली रामायण की चर्चा कर रहे हैं, ऐसा भी तो तर्क होता है। जब ये होता है कि कभी कभी ऐसा प्रश्न उठता है कि आप तो ये पीछे की बात सुना रहे हैं, तो ये होता है कि नहीं आप तो पीछे की नहीं, हम तो आगे की बात सुना रहे हैं। रामायण की चर्चा क्या हमसे पहले हो चुकी है क्या? हाँ है? कि उन्होंने कहा पार्वती जी है कि सती जी है। नहीं, तो वो तो मानस की बात है, उनके मन में रखा, उन्होंने व्यक्त तो किया नहीं। हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर क्या भगवान शंकर ने उसको व्यक्त कर दिया? क्या लिखित हो गई है? लिखित तो हुई नहीं, न समाज में वो आया प्रसंग। वो तो भगवान शंकर ने रच महेश मानस रखा, मन में रखा, उसको जन साधारण को थोड़ा जान पाया है। पिछली रामायणों को ज्ञान उस काल में नहीं था लोगों को ना, कोई ऐसी बात नहीं है। वाल्मीकि रामायण भी है, वो भी जो है बाद में लिखी गई। नहीं, जो ये तमाम कथाएं हैं उसमें, किसी में जलंधर रावण हुआ, किसी में प्रताप भान रावण हुआ, तो उस तरह की राम कथाएं बहुत सारी हैं और उसका वर्णन भी है। तो तर्क ये है कि ये कथाएं तो पहले हो चुकी हैं, जलंधर वगैरह। हाँ, मतलब ये कथाएं तो एक बार सती जी थी, इस बार पार्वती जी हैं। तो सती जी वाली कथा पहले हो चुकी है, पूरा राम कथा हो चुकी है, रावण वध भी हो चुका है। तो क्या इस कालखंड में जब पार्वती जी वाली राम कथा हो चल रही थी, राम का चरित्र चल रहा था जिस युग में, तो उस युग में के लोग सती वाला राम कथा जानते थे पूरी तरीके से। ये तर्क है, कितना जवाजी भाई ये तर्क। तो अब ये तो सब अपने अपने संवाद हैं भाई, अपने अपने जैसे जिसका मत हो। हम लोगों के समय में ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों के समय में ये प्रतिबंध था। नहीं, प्रतिबंध क्या था? उसी लेवल की तैयारी भी तो होती होगी भाई। जब प्रतिबंध था तो उसी हिसाब से तैयारी करते थे हम लोग, आगे प्रसंग जोड़ते ही नहीं थे। उत्तरकांड के प्रसंग ले लेते थे। प्रसंग क्या सिद्धांत लेते होंगे? सिद्धांत लेते थे, जो उत्तरकांड में सिद्धांत बताए गए हैं वो ले लेते थे। बाकी लंका कांड, सुंदरकांड, ये सिद्धांत तो कहीं से भी लिया जा सकता है। हाँ, सिद्धांत कहीं से भी। राम के गुणों का बखान करना तो जहाँ जाने तो गुण है, सिद्धांत लिया जा सकता है, कथा नहीं ली जा सकती। कथा बनी होती समय से, और सिद्धांत शाश्वत होता है। हाँ, सिद्धांत लिए जा सकते हैं। हाँ, राम का चरित्र बताना है, राम के गुण बताने हैं, राम संत के गुण बताने हैं, संत का चरित्र, ये सब लिए जा, ये तो शाश्वत है। जब है संत ये सब चलता था। हाँ, अच्छा, ये जो संवाद आज के युग में जो ये तर्क वितर्क का इतना होने लगा, क्या पहले इतना तर्क वितर्क होता था? पहले इतना तर्क नहीं होता था। अब आपको हम बतावें कि हम लोगों के समय में और हमसे 1-2 पीढ़ी पहले जो संवाद होते थे, हम लोगों के समय में तो थोड़ा बहुत तर्क होने भी लगा था। उसके पहले जो संवाद होते थे वो फूलों की कविता से लक्ष्मण और परशुराम की हार और जीत का निर्णय होता था। अच्छा। जिसकी कविता फूलों की खत्म हो गई वो हार गया। अच्छा। और जो चलता रहा वो जीत गया। तो कई बार समय की भी प्रतिबंध रहता, तो कहीं ना कहीं रोकना पड़ता होगा। हाँ, समय का प्रतिबंध नहीं, इतनी कविताएं नहीं याद होती थी कि मतलब समय का प्रतिबंध लगाया जा सके। जब खत्म हो जाती थी तो लक्ष्मण या परशुराम की ओर से बस ये कविता कह दी जाती थी, फूलों की कविता बंद करो नहीं बथारात बढ़ जाएगी। यहीं से समझ लिया जाता था कि अब इनके पास फूलों की कविता खत्म है। अच्छा। वहीं से समापन हो जाता। अब बाकी का संवाद, पीछे का संवाद, ये कैसे होता था? ये भी कविताओं से होता था? हाँ, इसमें हर प्रकार की जैसे बाऊ कृपा मूर्त अनुकूला, ये चौपाई है, तो इसमें केवल अब फूलों की कविता होती हैं। पहले बाऊ कृपा पर कविताएं होती थी, वचन पर कविताएं होती थी, तब बाद में फूलों पर कविताएं होती थी।
यानी इसके और पहले की जो हाँ, शुरुआत वो सब कविताओं कविताएं पर होती, सारे जवाब सवाल कविताओं से कविताएं होती थी, और कविताएं लिखी जाती थी, कविताओं की तैयारी होती थी। कविताएं होती थी और हर चौपाइयों की एक दो कविताएं जो है, हर चौपाई पर एक दो कविताएं तो इसका होती थी। मतलब उस समय तैयारी करना कठिन था कि आज की तैयारी कठिन है? क्योंकि नहीं, उस समय तैयारी उस समय की कठिन नहीं थी, इसलिए कि पुस्तक आती थी वीरेश की, और उस पुस्तक में हर चौपाई की कविताएं लिखी होती थी, तो याद तो करना होता याद था। कर लेते थे। और कहाँ क्रम है उसका? हाँ, वो सब क्रम तो चौपाई के आधार पर लिखा है। उस और हिसाब आजकल जो तैयारी करना मुश्किल है, पता नहीं कहाँ से कौन बोलने लगे, तो आज की तैयारी कठिन है। थोड़ा मतलब, और उस समय तो सीरियल से लिखा है। रोचक कौन होता था ज्यादा? रोचक किसे ज्यादा माने, पहले वाले इस तरह की कविता और चौपाइयों के संवाद को किया? रोचक तो अब आजकल ज्यादा लोग मानते हैं उसको, क्योंकि अब जो सब जगह के प्रसंग लेते हैं रोचक मानते हैं। नहीं, रोचक मानते हैं। पब्लिक की, दर्शकों की जो भीड़ है इतनी होती थी कि इससे ज्यादा पहले होती थी भीड़, तो इससे ज्यादा संवाद के टाइम में इससे ज्यादा भीड़ होती थी और अच्छे लोग आते थे। अब उतनी भीड़ नहीं होती है और न उतने अच्छे लोग दिखाई पड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि रोचकता, वो जो रोचकता थोड़ी थोड़ी अब समाप्त हुई है, क्योंकि अब तो संवाद के क्रम में कई बार एक दूसरे को नीचा दिखाने की हाँ, मारपीट तक हो जाती है। हाँ। तो यही सब जो है रामलीला को गर्त में लिए जा रहे हैं। तो इससे क्या है भविष्य रामलीला का? रामलीला का भविष्य क्या बताया जाए? रामलीला का भविष्य तो बस ईश्वर के भरोसे है। बंद हो जाएंगे क्या? नहीं, बंद तो नहीं होगी, बंद तो नहीं होगी, लेकिन हमारा तो विश्वास ये कहता कि रामलीला एक बार फिर अपनी सीमा में, अपनी चरम सीमा पर आएगी जी। हाँ, कुछ सुधार हो रहा है, जैसे देखने को मिलता है। अब दशहरे में जो रामलीलाएं होती हैं उनमें बहुत जगह अब सुधार हो रहा है कि 12 बजे से ज़्यादा न हो, डांस ज़्यादा न हो। जब समय नहीं तो डांस ज़्यादा होगा ही नहीं। तो रामलीला को प्रधान मान करके जो है कहते हैं कि रामलीला करिए, डांस जो है इतना न कराइए। तो इसलिए विश्वास ये कहता है कि रामलीला अपने पुराने समय में जो थी वो फिर आएगी एक बार। अच्छा, कानपुर की रामलीला बाकी जगह से थोड़ा अलग है, किस बात से अलग है? क्या ऐसी खास बात है जिससे पता चले कानपुर की रामलीला है? अब रामलीला में साहित्य जुड़ा हुआ है, और जगह की रामलीलाएं केवल रामचरितमानस के आधार पर खड़े हो गए, करने लगे, या प्राउंट दे करके पाठ कराने लगे। अपने यहाँ कानपुर की जो रामलीला है वो कलाकार को साहित्य कंठाग्र होता है, और रामायण के आधार पर भी उसमें कवित्व, सवैया इत्यादि जोड़ करके उसको प्रस्तुत करते हैं। राधे श्याम रामायण को साथ में लेकर के चलते हैं, उसको रोचक बना देते हैं। इसलिए रोचकता कानपुर की रामलीला में ज़्यादा है। तो ये साहित्य प्रधानता के कारण ही तो कई बार रोचकता खत्म भी होती दिखाई पड़ती है कि एक कलाकार भी अपने आप को वो समझने के लिए ओवर एक्टिंग कर देता है, या कई बार ऐसा ज़्यादा अपने को विद्वान। एक दो संवाद हैं, जैसे लक्ष्मण परशुराम संवाद है, अंगर रावण संवाद है, बस ये, और रावण बाणासुर संवाद, ये 2-3 संवाद ऐसे हैं जिनमें लोग लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं अपना वर्चस्व रखने के लिए। दूसरे की बात न मानना, सही बात होते हुए भी न मानना कि हमारी पराजय हो जाए, ये भावना आ जाने से ही रोचकता उसकी। बाकी और जो रामलीला है, प्रसंग रामलीला के हैं, वो सब जो है। लेकिन ये प्रवृत्ति जो कि संवाद की प्रवृत्ति ज़्यादा यहाँ बढ़ गई है, लोग संवाद को मानते। तो हमने देखा कई जगह लोग संवाद करने की कोशिश करते हैं। दशरथ विश्वामित्र में ऐसा लगता है संवाद होने लगा, और उसमें भी यही चीज़ दिखाई पड़ती है। एक दूसरे को कई बार वो भूल जाते हैं कि हम विश्वामित्र से बात कर रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि हम राजा दशरथ से कुछ मांगने आए हैं। कई बार अंगद रावण का संवाद ऐसा हो जाता है। हमने बाली और राम का संवाद इतना जटिल होते देखा है। तो ये चीज़ें उसी ज्यादा साहित्य के चक्कर में ऐसी चीजें हो रही है कि मूल स्वरूप में कहीं ना कहीं चेंजमेंट आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। बात सही है बिल्कुल। तो ये सब चीजें ये कहीं ना कहीं रोचक तो है, लेकिन नीरस भी कर देती है माहौल को। लेकिन कलाकार अब मनमुखा है। अब किसी कलाकार को समझाया जाए तो उसकी समझ में नहीं आता है। पहले क्या होता था कि मंडलाधीश थे, मंडलियों में कलाकार रहते थे,
मंथली पेमेंट उनको मिलता था, वहीं पर भोजन मिलता था, वहीं रहते थे। तो मंडल मालिक की उनके ऊपर जो है पकड़ भी रहती थी। मंडल मालिक जैसा चाहता था वैसा ही होता था मंच पर। अब कलाकार स्वतंत्र हो गया है। अब उसको किसी प्रकार का भय नहीं कि हमको मंडली से निकाल देंगे या हमारे प्रोग्राम नहीं होंगे। ये भय कलाकार के मन से निकल चुका है, इसलिए वो मन माफिक अपने जो है जो मन में आता है वो बोलने लगते हैं। जमुना राम शंकर की मंडली चलती थी, हाँ, मासिक पेमेंट देते थे ये? नहीं, इनके तो मासिक पेमेंट वाली बात नहीं थी। पर वही ठेका राम बाबू जी थे, राम बहादुर थे, राधेलाल त्रिपाठी थे, राजकिशोर त्रिपाठी थे, ओमी जी थे। इनमें जो है कन्हैयालाल थे, कन्हैयालाल जी थे, रूप राम जी थे पुरानों में। ये लोग जो है। आपके समय ज्वाला प्रसाद जी की मंडली चलती थी? नहीं, हमारे समय में रूप राम की भी नहीं चलती थी, कन्हैयालाल की भी नहीं चलती थी। ये सब जो है खत्म हो गई थी मंडलियाँ। अच्छा, राम बहादुर, राम बाबू राम बाबू, राम बहादुर, राजकिशोर, राधेलाल, इन लोगों की मंडलियाँ। और पूरब साइड की एक दो मंडलियाँ राम मूर्ति वगैरह की थी, वो भी कानपुर में आके ना जो है मंथली चलती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो है तब नियंत्रण रहता था, जिस लोग सिखाते भी होंगे, ट्रेनिंग भी सिखाते थे, इनकी सब सुख सुविधाओं का ध्यान रखते थे, पेमेंट देते थे, इसलिए एक दाब रहती थी कलाकार को। नहीं, इसके अलावा सिखाना, एक तो ये रामलीला तो अभिनय मंच है, कला मंच है, प्रवचन मंच तो है नहीं। ये आप मार ज्ञान का बखान करते चले जा रहे हो, जबरदस्ती लोग सुनना नहीं चाहते, फिर भी आपको लगता है कि हम बड़ा बढ़िया बोल रहे हैं। ये प्रवृत्ति भी देखने को मिली है। तो उससे कहीं ना कहीं जो अभिनय है, अभिनय का जो पक्ष है, जो कला पक्ष है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। हाँ, पिछड़ जाता है। तो उससे ये जो आज नाच की प्रवृत्ति बन रही है, क्योंकि नाच एक ऐसी है, उसके साथ में गीत संगीत सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो वो जल्दी व्यक्ति को सम्मोहित करती है, जल्दी व्यक्ति को बांधती है, पब्लिक को बांधने का काम करती है। अभिनय तभी पर मान सकता है जब वो प्रभाव अपना छोड़े, उसके ढंग से प्रभावी अभिनय किया जाए। तो आज जो नाच का महत्व बढ़ा, तो उसके पीछे का ये कारण तो नहीं कि अप्रशिक्षित अनट्रेंड अभिनेता जो है अभिनय को केवल संवाद बोलकर अभिनय करना चाहते, वो अभिनय का प्रारूप नहीं, भाव भंगिमाएं प्रस्तुत करना नहीं जानते, चलना कैसे, खड़ा कैसे होना है, ये चीज़ों का तो ये अभाव दिखाई पड़ रहा है मंच पर। कारण तो यही है, नाच की प्रधानता का कारण यही है। कलाकार कानपुर में अब है नहीं अच्छे। मंडलाधीश क्या करते हैं कि अशिक्षित कलाकारों को मंच पर उतार देते हैं और उनकी कमियां छिपाने के लिए नाच प्रधान कर देते हैं। रामलीला को जो है गौर कर देते हैं और नाच को प्रधान बना देते हैं। तो जो कमियां कलाकारों की हैं, वो रामलीला की जो कमियां हैं वो छिप जाती हैं और नाच गाना में सवेरा हो जाता है। बोले बहुत अच्छी रामलीला हुई। ये चीजें हैं। तो अब कहीं ट्रेनिंग सेंटर तो है नहीं, कोई प्रशिक्षण, यहाँ तक कि जो लोग गुरु बना के सीखने भी जाते तो खाली थोड़ा बहुत कविता लिखा है, बाकी सब उनको लगता है कि हम खुद तैयारी कर लेंगे अपने आप से, क्योंकि उनके दिमाग में भी ये नए लोगों की केवल यहाँ पढ़ाई कर लो बस तैयारी हो गई, अभिनय के गुण सीखने की कोई जरूरत किसी को नहीं होती। पहले मंडलियों में एक्टिंग, मोशन, चलना फिरना, उठना, मंच पर निकलना, किस साइड से निकलना चाहिए, किस साइड से अंदर आना चाहिए, ये सब बातें, राजा को कैसे बैठना चाहिए, संत आया है तो उसका सम्मान किस प्रकार से, प्रणाम, सब बातें बताई जाती थी। अब तो सब अपनी इच्छा से जो देख लिया, समझ में आया वो कर लिया, नहीं समझ में आया तो जी। अच्छा, एक छवि भी बनी, जैसे राम और जनक, ये दो माने बहुत अच्छे गायक कलाकार अगर हैं तो ये बस अभिनेता अच्छे माने जाते हैं। वो खड़े कैसे होते हैं, किसको देखते हैं? हमने देखा कि राम जी गाने वाले जितने पात्र हैं वो पूरा निगाह उनकी व्यास सीट पर रहती और व्यासाय को संबोधित करके गाते हैं। क्या पहले भी ऐसा होता था? ना 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 ना, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले राम के मुख पर मुस्कान तो आ सकती है लेकिन हंसी नहीं आ सकती। आजकल के राम अभिनेता मंच पर बैठे हैं तो कौमिक निकला तो कौमिक को देख करके कहो बड़ी जोर हंसने लगे, व्यास वादक को देख करके कहो बड़ी जोर से हंसने लगे, कहो व्यास जी को डांट दें, कहो वादक जी को डांट दें, आंखें कोई कमी भी होती थी पहले
तो राम जी अपने मुख से कभी इस प्रकार के शब्द प्रयोग नहीं कर सकते थे कि किसी को अनुचित लगा। अब बड़ी गंभीरता के साथ में, जैसे बिंदु जी हैं, कृष्णकांत जी रहे, एक पुत्तन बहुत पुराने राम अभिनेता थे, जगदीश जी थे, तो इस प्रकार के राम अभिनेता जो है रहे हैं। अब आजकल के राम अभिनेता मुर्की लगाते हैं, बड़े संगीतकार बने, बड़े अपने गायक समझते हैं, तो ये राम की छवि नहीं है जी। सीधा सीधा होना चाहिए, सीधा सीधा होना चाहिए। अच्छा, अब ये तो हो गए। जनक में भी ऐसे गाने बजाने का, वो भी पूरा वैसे पर फोकस रहता है उनका। और जैसे गायक कलाकार से खड़ा होता है तो वो संगीत पर उसकी निगाह रहती है कि कब बंद हो तो हम शुरू हो जाएं। हाँ, हमने देखा है कि कौशल्या जी खड़ी हैं, उनसे क्या लेना देना, अपना गाना गाने में व्यस्त है। अरे कौशल्या जी से, अब आज के राम अभिनेता कौशल्या जी से मिलने गए, पब्लिक की तरफ पीठ करें, कौशल्या जी से पाठ कर रहे हैं। जबकि पहले ये होता था पब्लिक की तरफ पीठ तो होनी ही नहीं चाहिए, इस प्रकार से खड़े हो कि पब्लिक को भी आपका चेहरा दिखाई पड़े और जिससे संवाद हो रहा है उसका भी चेहरा आपको दिखाई पड़े, ये होता था। लेकिन अब आजकल सब अशिक्षित कलाकार बस ये देख लिया कि हम बहुत अच्छे गायक हैं या हमारी साहित्य की बहुत अच्छी तैयारी है, पैसा मिलने लगा तो अपने आप को कलाकार समझने लगे। और दूसरा गुटबंदी जैसे आ जाए कि इनको बनाओ, उनको बनाओ, उनको हटा दो, उनको काट दो, उनको जोड़ दो। नहीं, गुटबंदी तो पहले भी थी, लेकिन अच्छे अभिनेता की तो पकड़ मतलब जरूरत लोगों को रहती होगी। ये जरूरत तो रहती थी और गुटबंदी थी जी, लेकिन गुटबंदी इस प्रकार की नहीं थी जैसे आजकल की व्यवस्था के रूप में लोग लेते हैं। कला संघ, कला परिषद, ये अलग अलग थे और अच्छे अच्छे कलाकार इनमें जुड़े हुए थे। लेकिन समाज में अगर सब हैं तो एक दूसरे का सम्मान करना नहीं भूलते थे। और ये भी नहीं था कि अगर हम कला संघ के और कला परिषद की किसी कलाकार की डिमांड आ गई है तो हम उसकी कटिंग कर दें, ये भी बात नहीं। इतनी सब सद्भावना थी, एक दूसरे से प्रेम था जी। अब आज जैसी गुटबंदी नहीं कि वो जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, और बड़े का सामान जाएगा तो बड़े का पाठ होगा तो हमारा पाठ नहीं होगा, बड़े का पाठ होगा तो हमारा सामान नहीं जाएगा। इस प्रकार की बात नहीं थी कि सुरेश का पाठ होगा तो हम मंडली नहीं बांधे, इस प्रकार की बात नहीं होती थी पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, अब थोड़ा सा वैमनस्यता का भाव आ गया है। हाँ। अच्छा, बात वही हमने कहा, राम और जनक तो गायक हो गए, लक्ष्मण परशुराम माने बहु विद्वान के रूप में प्रस्तुत होते हैं वो। हाँ। उनका भी अभिनय पक्ष कहीं ना कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये सब चीजें केवल इसीलिए तो आई, प्रशिक्षण का अभाव है। बस बस बस। तब प्रशिक्षण कैसे दिया जाए, इनको कैसे प्रशिक्षित होंगे ये कलाकार? अब इसका सुधार होना तो अब बड़ा मुश्किल है, हमारी समझ तो अब नहीं आता, समय कोई देना नहीं चाहता है। अच्छा, सीनियर को सीनियर मानना भी तो नहीं चाहता। कलाकार केवल जयकारा लगाना जान गया मंच पर तो बस उसका ध्यान ये रहता है कि मैं पुरस्कार बोलूं और पुरस्कार में चोरी करूं, 200-400 रुपया मैं घर ले जाऊं, बस हम कलाकार बन गए। अच्छा। हाँ, सीखने की उसकी कोई भावना ही नहीं रहती, पर रुपया पर ध्यान रहता है कहाँ से कैसे हमको रुपया मिले। इस ढंग से जो है वो मतलब पैसा मिलने भी लगता है, और पैसा मिलने भी लगता है। स्टेज मैन भी 500-600 रुपया लाता है भाई, 200-250 रुपया उसको मिल गए मंडल मालिक से, 100 रुपया पर्दा खुलवाए, इनाम बोलने लगा तो 200-400-500 रुपया इनाम में लगा दिया काम। तो सीखने की कोई उम्मीद नहीं। अच्छा, जैसे आजकल ड्रेसें ऐसे बड़ी गंदी संदी, बड़े खराब ड्रेसें ऐसे पहले भी होती थी क्या? नहीं, होती तो थी, लेकिन अब इनका भी ध्यान रखा जाता होगा मंडली वालों का। अब जैसे अब राम लक्ष्मण की ड्रेसें तो मान लो पहले अगर गंदी हो गई, पहले जो था वो तो जोकर को भी ड्रेस मंडली से मिलती थी, डांसरों को भी जो है ज्यादातर ड्रेसें मंडली से मिलती थी, और रावण बाणासुर जनक को भी मंडली से मिलती थी। तो इतना बड़ा सबको सामान देने के बाद में अगर थोड़ी बहुत कहीं कमी है
तो उसको अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन आजकल तो केवल राम लक्ष्मण का सामान जाता है, बाकी तो हर कलाकार अपना सामान लाता है। उसमें भी सीता जी का सामान मंडल मालिक नहीं दे पाते हैं। जिनका स्वयंवर है, सीता स्वयंवर जिसको कहते हैं, तो सबसे गंदी पोशाक सीता जी की रहती है। और उसका कोई वजूद भी नहीं होता उस रामलीला मंच पर, कुछ नहीं, और कमेटियां भी उसका विरोध नहीं करती। अच्छा, जो ये रामचरितमानस के आधार पर सीता स्वयंवर की रचना भी, जो नाट्य रूप में परिवर्तन भी हुआ, उसमें सीता का गौड़ रोल बिल्कुल रूप कर दिया गया। शुरू से ऐसा था कि बीच में कहीं संवाद सीता जी का कहीं निकलना, कुछ इस तरह का होती थी? नहीं, पहले होता था। जान सोसिए तब दयालु जी, बंसलाल जी वगैरह जहाँ जनक होते थे, वहाँ सीता जी का ये पदार्पण होता था बराबर। और सखियाँ, 3 सखी 4 सखी जो भी हैं, वो ले करके जाती थी और गीत गाते हुए उनको घुमा करके रंगशाला में और वापस लाती थी। और सीता जी का अभिनय भी होता था, सुनैना का अभिनय होता था। माने पहले जो प्रसंग होते थे, एक भी प्रसंग कटता नहीं था और संवाद 6 बजे सूर्योदय के पहले खत्म हो जाता था। रामलीला का एक भी प्रसंग नहीं कटता। साधु रावण और राजा, वो दुष्ट रावण भी, दुष्ट राजा और साधु राजा, ये अभिनय भी होते थे। और इसके बाद भी सूर्योदय के पहले परसामी समाप्त हो जाती थी। और अब